अब दूसरे भाग में प्रत्यक्ष पाठ को देखते हैं। निराला भाई, देखिए पाठ का वाचन पहले करती हूँ पैराग्राफ के अनुसार। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटाभरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम जैसे बुक्कड़ को भाई बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है। पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। यहाँ तक पहला भाग है और जैसे जैसे मैं भाग पढ़ती हूँ उसी प्रकार आप अपने नोटबुक में, यदि आपके पास किताब है तो वहाँ पर कुछ चिन्ह बनाकर रखिए, क्योंकि परीक्षा में भी इसी प्रकार के पैराग्राफ आप लोगों को पूछे जाएंगे। इस पैराग्राफ में लेखिका ने क्या बताया है, कौन सी स्मृति है, कौन सा संस्मरण लेखिका बताती है, तो महत्वपूर्ण यह मुद्दा है सावनी पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर्व की याद। लेखिका के स्मृति में वह सावनी पूर्णिमा याद आती है, उस रेखा को, उस स्मृति की रेखा को, उस याद को लेखिका आज तक नहीं मिटा सकी है, ऐसा कह रही है। एक दिन सहज ही लेखिका ने उन्हें प्रश्न पूछा था कि भैया आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? इस पर निराला जी का उत्तर कि हम जैसे बुक्कड़ को कौन भाई बनावेगी, कौन बहन भाई बनावेगी। उसी दिन से लेखिका ने उन्हें अपना भाई माना है और यही निराला भाई पाठ यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका विगत एकाकी जीवन की व्यथा उनके जीवन में रही हुई है और निराला जी ने इतना बड़ा महान साहित्यिक हिंदी साहित्य का है, ऐसे निराला जी के उनके व्यक्तिगत जीवन की व्यथा भी है और इसके साथ जीवन का संघर्ष बहुत बड़ा रहा और इस संघर्ष में निराला जी ने बर्तन मांजने से लेकर पानी भरने तक की जैसे कठिन श्रम की साधना की है और यही बात यहाँ पर लेखिका बताती है। ठीक है, तो ये पहला भाग यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे देखिए, पाठ पढ़ रही हूँ पन्ना नंबर 6 पर, आप लोग देखिए। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया।
संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिंकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। वह अस्तु नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान की किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे, 50 रुपए चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। अब यहाँ तक के पाठ का विश्लेषण देखिए। क्या बताना चाहती है लेखिका, कौन सी याद है लेखिका की? औढ़रदानी व्यक्तित्व से संपन्न निराला, यह याद बता रही है। औढ़रदानी मतलब उदार व्यक्तित्व, शंभो भोलेनाथ की तरह सबको जो चाहिए अपने पास होने वाली सारी बातें अपनी स्वयं के स्वार्थ के बारे में न सोचते हुए जो है दूसरों के लिए देते रहना। और इस यहाँ तक के जो लेखिका क्या बताना चाहती है, तो एक बार उनके निर्बंध व्यक्तित्व की तीव्र आलोचना करने पर बहुत कहा जाता था, लेखिका कहती रहती थी कि भाई इस तरह से आप सभी दूसरों को पैसे देते रहते हैं, जो पास अपने पास रहता है वह। तो उन्होंने लेखिका को वचन दिया था कि ठीक है भाई अब मैं व्यवस्थित रहूंगा, और इसलिए एक बार उन्हें संयोग से 300 रुपए मिल गए तो लेखिका के पास आकर उन्होंने वे 300 रुपए दे दिए और लेखिका को कहा कि अब मेरे इन 300 रुपए का मुझे महीने का बजट बनाकर दे दो। बस लेखिका ने भी उनका बजट बनवा लिया। नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का बजट लेखिका ने तैयार किया। लेकिन दूसरे कुछ ही दिनों के बाद औढ़रदानी निराला जी किसी विद्यार्थी के परीक्षा शुल्क के लिए जमा करना चाहते थे, इसलिए 50 रुपए दिए मांगने के लिए आए लेखिका के पास। किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए दिए, लखनऊ के तांगे वाले की बीमार मां के लिए 40 रुपए दिए, दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए दिए। इस प्रकार 3 दिन में सारे पैसे समाप्त हो गए। फिर से कभी भी लेखिका ने उनका बजट बनाने का दुस्साहस नहीं किया। इस प्रकार की यह दूसरी याद है।
और उनके औढ़तानी व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए लेखिका बताती है कि इतने ही नहीं, सिर्फ पैसे ही नहीं देते थे निराला जी दूसरों को, बल्कि यहाँ तक कि बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की उपयोगी वस्तुएं भी दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए दान के रूप में देते रहते थे। इस प्रकार यहाँ पर इस दूसरे परिच्छेद में उनके औढ़तानी व्यक्तित्व का परिचय दिया है। अब देखिए अगला परिच्छेद देख लेते हैं। तीसरी स्मृति है लेखिका की निराला जी के बारे में। देखिए तीसरा परिच्छेद यहां से शुरू हो जाता है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्षा में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीदकर गंगाजल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है जो अपना घर समझकर आए हैं। उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपनी अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। यहाँ तक पाठ का तीसरा हिस्सा है। अब यहाँ तक के जो पाठ हमने पढ़ा उसका विश्लेषण देखिए। ये तीसरी याद लेखिका ने बताई है निराला जी के आतिथ्य भाव से लेकर। अतिथि देवो भव मानकर एक दिन उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के साथ उनका स्वागत आतिथ्य ग्रहण करने के लिए जब वे आए थे उस समय की स्मृति बताती है लेखिका। वह संध्या लेखिका कहती है कि लेखिका के स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। उनका आलोक रहित मतलब प्रकाश रहित, सुख सुविधा शून्य तंग सीढ़ियों वाला मकान था, लेकिन मकान वाला विशाल आत्मीयता वाला था। मकान वाला मतलब निराला जी अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है, ऐसा लेखिका कहती है। यहाँ पर अतिथि गुप्त जी के लिए नया घड़ा खरीदकर गंगाजल ले आए
और घर में मौजूद धोती चादर बिछाकर तख्त बना लिया। अतिथि का स्वागत वे कैसे करते थे ये बताते हुए लेखिका कहती है कि स्वयं भूखे रहते लेकिन घर आए अतिथि के भोजन का इंतजाम करने वाले निराला सचमुच निराला थे। दूसरे दिन गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर उनके सुख शयन का समाचार लेखिका को देना न भूले। घर आए अतिथि के लिए लेखिका के पास से लकड़ी घी लेकर चले गए थे। अतिथि के आने पर छोटे बच्चे की तरह आनंदित हो जाते थे और उनके लिए स्वयं भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे करते रहते थे। और आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलते हैं। यहाँ पर लेखिका किसान में ही अतिथि देवो भव की संस्कृति कैसे पाई जाती है और किसान की इस संस्कृति के साथ निराला जी भी की तुलना करती रहती है। अब मैथिली शरण गुप्त जी की तीसरी स्मृति लेखिका ने बताई। तो इस तीसरी स्मृति में अब ये मैथिली शरण गुप्त जी कौन है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय दिया। भले ये परिचय आपको अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये परिचय आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन पाठ में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आया है ना, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी कौन मालूम होना चाहिए। उनका चित्र भी रखा है आपके लिए। तो उनका संक्षिप्त परिचय देखिए। राष्ट्रकवि कहा जाता है उन्हें। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। 3 अगस्त 1886 को उनका जन्म हुआ है और 12 दिसंबर 1964 में उनकी मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और साहित्य जगत में उन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 में लिखी हुई थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी यह कविता। और इसी भारत भारती के कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। उनके महाकाव्य साकेत, यशोधरा बड़े सुंदर रहे हैं। साकेत में उर्मिला की व्यथा, यशोधरा में यशोधरा की व्यथा बड़ी सुंदर। मैथिली शरण गुप्त जी का यह साहित्य बहुत ही सुंदर है। हिंदी प्रेमी छात्र जरूर साकेत यशोधरा को पढ़े, भारत भारती को पढ़े। खंड काव्य भी लिखे, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्ध्य, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, ये उनकी रचनाएं रही है। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में व्यापक रूप से मनाई जाती है। तो इस प्रकार इस दूसरे वीडियो में हमने लेखिका की 3 स्मृतियों को देखा। 1 सावनी पूर्णिमा की स्मृति, 2 निराला जी के 300 रुपए के बजट की स्मृति और तीसरी औढ़रदानी व्यक्तित्व से संपन्न निराला जी की स्मृति और तीसरे नंबर की स्मृति है उनका निराला जी का आतिथ्य भाव। उनके घर आए मैथिली शरण गुप्त जी का स्वागत कैसे किया और मैथिली शरण गुप्त जी का ही नहीं बल्कि प्रत्येक घर आने वाले अतिथि के लिए निराला जी किस तरह से हर्षित हो जाते थे, छोटे बच्चे की तरह आनंदित होकर स्वयं भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाले निराला जी की स्मृति लेखिका ने बताई है। धन्यवाद। तीसरे वीडियो में बाकी पार्ट देखेंगे।